नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के नेताओं की बैठक में गठबंधन के संसदीय दल के नेता के तौर पर वे चुने गए। एनडीए के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंपा और कहा यह जा रहा है कि 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण संभव है। तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं एनडीए के बैठक की हैं और ये तस्वीरें उन नेताओं की हैं जो एनडीए के साए तले इस बार का चुनाव लड़े हैं। इसमें टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से लेकर आपको चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम एनडीए के नेता नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरें अभी जो देख रहे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बातचीत एनडीए की बैठक की है। आगे सरकार कैसे बनाई जाएगी, गठबंधन के दलों की भागीदारी सरकार के भीतर कैसी होगी, इस पर चर्चा चल रही है। अलग अलग नेताओं को बीजेपी की तरफ से साथी दलों से बात करने को कहा गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, 3 सीनियर नेताओं को बीजेपी की तरफ से अपने साथी दलों से बातचीत करने और सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये बातचीत चल रही है। अरसत में आज नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसे बनेगी, किन किन दलों की क्या क्या मांग है, अंदर खाने की खबर क्या है। इंडिया अलायंस जो आज बैठक कर रहा था थोड़ी देर पहले तक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसके भीतर यानी कि बैठक के अंदर क्या बातचीत चली, उनकी रणनीति क्या है, क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, सरकार बनाने की कहीं कोई गुंजाइश है, इस बात को टटोल रहे हैं। ये सारी बातें चर्चा में रहेंगी। मैं अपने सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास आपको ले चलना चाहता हूँ सबसे पहले ये जानने के लिए कि एनडीए की जो बैठक आज की तारीख में हुई है, उस बैठक के भीतर क्या क्या चर्चा हुई है। थोड़ी देर में राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यह गठबंधन जो इंडिया का है वो हर बात की कोशिश कर रहा है कि सरकार बनाने की कोई न कोई गुंजाइश निकाली जाए। इसीलिए उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का जिक्र हुआ। और ये तस्वीर जो ग्राफिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, दरअसल मैं चाहता हूं कि बारी बारी से तस्वीरें साफ करता चलूं। हिंदुस्तान की सरकार बनने जा रही है और हिंदुस्तान की सरकार बनने के लिए जो समर्थन चाहिए वो एनडीए के साथी दलों के पास है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सुदेश महतो झारखंड के नेता हैं, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, ये सारे नेता एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। सब ने अपना समर्थन पत्र दिया। इन तमाम दलों की तरफ से जो सांसद चुन करके आए हैं, जिनकी तादाद 292 है, 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करके एनडीए खड़ा है और उस एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अगुवाई में गठबंधन इस बार का चुनाव लड़ा है। यह समर्थन पत्र अब राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। फिर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए कहेंगी। शपथ ग्रहण तब होता है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया जाता है। तो जो प्रोसेस सरकार बनाने का है वो चल रहा है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर से देश में बनने जा रही है। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राकेश, 2 बड़े नेताओं की बहुत दरकार है और उन्हीं दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस की भी नज़र है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। एक के पास 16 सीटें हैं, एक के पास 12 सीटें हैं। 28 सीटों का यह जो टोटल कैलकुलेशन है सांसदों का, ये जिधर भी जाता है संतुलन बना देता है। अभी एनडीए के दल हैं ये, और कहा यह जाता है कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 3 बड़े नेताओं को, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी साथियों से बात करने के लिए कहा गया है।
ये बातचीत जो अंदर खाने की चल रही है किस मोड़ पे है? राणा सर, देखिए, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर से हम शुरुआत करेंगे। केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए का जो है 303 का समर्थन है। आप समझिए, मैं सुबह से यही बात कर रहा हूं कि आज कई नेताओं के पास गया था, जो अंदर खाने लगातार ये चल रहा है और ये संख्या जो 292 का है वो संख्या बढ़ने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को जो बीजेपी की चाणक्य हैं वो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, ये तमाम चीज़। और तीन नेताओं का जिक्र किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये जो है जो नेता को कार्य सौंपा गया है, ये जो है घटक दल के साथ साथ जो वैसे दल जो कि सरकार के समर्थन करना चाहते हैं उसे उनकी बातचीत होगी। तो ये सरकार और जो अंदर खाने जो बैठक हुई है, जो एनडीए की बैठक हुई है, ये जो समर्थन जो पत्र है, जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें जो सिग्नेचर है वो तो रही एक बात, उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जल्दी से सरकार बनाइए, ये साफ है। तो जो अटकलें लग रही थी, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। राकेश, दो बातें रुकना चाहता हूं। राकेश ने जो कहा है बड़ी खबर है, वो गिरिराज सिंह जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक थी, अब तो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। उसी सरकार के मंत्री रहे गिरिराज सिंह ने कहा है कि 303 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है। बड़ी खबर है ये। 292 सांसद जीत करके एनडीए के आए हैं और 303 सांसदों का दावा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यानी कि जब बहुमत साबित करने के लिए सदन में एनडीए जाएगा तो गिरिराज सिंह के मुताबिक 303 सांसद अभी हैं, इनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। राकेश कह रहे हैं कि 3 सीनियर लीडर्स, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन तीनों को जिम्मा दिया गया है अपने साथी दलों से, एनडीए के दलों से बात करके सरकार बनाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते को तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें। राकेश, देखिए, साफ तौर पे राणा सर, जिस तरह से जो बीजेपी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बॉडी लैंग्वेज था, कल जो संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय में, उसमें वो किंचित परेशान नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज सामान्य था। लेकिन उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनको मोदी 3.0 में आखिरकार किन एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाना है। अब रही बात कि जो घटक दल नीतीश कुमार और टीडीपी पर, ये जरूर है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी नज़र है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एनडीए की जो बैठक हुई, पहले जो राकेश, आपके बात से एक और अंदाजा मेरा निकल रहा है कि नीतीश कुमार के कहते हैं कि सरकार जल्दी बना ली जाए, देर ना की जाए, यानी कि जो फॉर्मूला सरकार बनाने का गठबंधन के दलों के बीच में है वो निकाला जाए, सरकार बनाई जाए, ताकि उनके ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है उससे वो मुक्त हो जाएं। वो कह पाएँ कि हमने तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा है, हम जीत करके आए हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर के उस सरकार का हिस्सा बने, और हम बन गए हैं। तो हमारे ऊपर से दबाव आप हटा लीजिए, तो वो दबाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर इंडिया की अलायंस की तरफ से पड़ रहा होगा। साफ तौर पे राणा सर, नीतीश और नायडू का बिना शर्त समर्थन है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बैठक में दोनों ने कोई मांग नहीं रखी है। जो अभी की बड़ी जो खबर है, जो मैं अभी जेडीयू के बड़े नेता को मैं अभी उन्होंने खबर भेजी, तो उन्होंने मंत्री पद की कोई भी मांग नहीं की गई है। जो ये बड़ी खबर है, नीतीश और नायडू का एनडीए को बिना शर्त समर्थन है, अभी किसी चैनल पर नहीं है। ये बड़ी ब्रेकिंग है राणा सर, जो कि अंदर खाने से निकल कर आ रही है। बिना शर्त समर्थन है अंदर खाने। कुछ और खबरें हैं कि किस किस मंत्रालय की बात की जा रही है। राकेश कह रहे हैं कि चूंकि वो एनडीए के साथी दल हैं, इसलिए उन्होंने शर्त समर्थन के दौरान नहीं रखी है, समर्थन उन्हें बिना शर्त दिया है। सरकार बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, और उसके लिए ही बीजेपी ने अपने 3 सीनियर लीडर्स को तय किया है। अंदर खाने जो बातें चल रही हैं हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सवाल मैंने राकेश से पूछा कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है, या वो दोनों नेताओं को चाहते हैं कि अपने पाले में ला करके सरकार बनाने की कवायद करें। आसिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आसिफ लगातार इंडिया अलायंस के भीतर जो भी हलचल है और जिस तरह की बातचीत वहाँ चल रही है, जो फॉर्मूला निकालने की तैयारी वहाँ की जा रही है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आसिफ, आज जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की,
उसका लबोलुबाब क्या है? राणा सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए, इस बैठक में सबसे पहली चीज़ ये कह सकते हैं कि ये तमाम कवायदों के बाद इंडिया गठबंधन के एकजुटता की एक परीक्षा थी, जिसको इंडिया गठबंधन के तमाम लोग पास अपने आप को समझते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर नहीं दिखा सक मैं आपको तस्वीर मोबाइल में ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो एक तस्वीर आज जारी हुई है। राहुल गांधी के दाहिने तरफ के स्टालिन बैठे हुए थे और बाईं तरफ अखिलेश यादव। इस पूरे इंडिया गठबंधन की जो सबसे मजबूत तस्वीर जो नज़र आ रही है वो यही है, क्योंकि साफ तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके ओहदे बदल जाते हैं, आपका सीट बदल जाता है, आपका रुतबा बदल जाता है। और वही हुआ है, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दो साथी नजर आ रहे हैं कांग्रेस के बाद, तो अखिलेश यादव और एमके स्टालिन हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दिन भर की कसरत के बाद ये जो बैठक हुई है, इसमें लंबी फहरिस्त है तमाम लीडरों के। लेकिन जिस तरीके से ये लोग, जिनका मुकाबला था, जैसे ऐसे तो अगर आप माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात है विज्ञप्ति जारी क्योंकि की है, दर्शकों को उसमें भी साफ तौर पे कहा है कि दिलचस्पी होगी जानने की, राहुल गांधी के आजू बाजू स्टालिन के और अखिलेश यादव के बैठ जाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ही इस पूरे गठबंधन का अगुआ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, ऐसा ही संकेत जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है राणा सर, आप खुद भी जानते हैं, और जो कवायदे थी, जो कोशिशें थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो राहुल गांधी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी थी। आप याद कीजिए कि जैसे ही नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी तुरंत पहुंचते हैं कांग्रेस ऑफिस, उनके साथ प्रियंका गांधी होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बात चेहरे की आती है तो राहुल गांधी का ही चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्तावित किया जाता है। अब तो आप कह सकते हैं यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी ने बतौर नेता अपने आप को इस चुनाव में स्थापित किया है और 99 सीटों के साथ कांग्रेस अगर खड़ी है आज की तारीख में, तो उसमें राहुल गांधी की भूमिका ही अहम मानी जा रही है। उनकी अपनी यात्राएं, उनका लगातार का संघर्ष, उनकी रैलियां और उनका लगातार नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जूझते रहना। अगर आज की तारीख में कांग्रेस जहां खड़ी है राहुल गांधी के चलते है, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी को उस गठबंधन के तमाम दल प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेंगे। यह एक ऐसा सवाल है जो उस गठबंधन के भीतर एक बड़ा पेंच डालता है कि उस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और यही सवाल बार बार जब भी सरकारें इस देश में रही हैं, जो कांग्रेस की अगुवाई में चली हैं, वो 5 साल की मियाद पूरा कर गई हैं, चाहे नरसिम्हा राव की हो या फिर मनमोहन सिंह की। लेकिन किसी ऐसे नेता की अगुवाई में चली हैं जो कांग्रेस का नहीं रहा, यानी कांग्रेस की लीडरशिप में सरकारें नहीं चली, उनकी मियाद साल भर से ऊपर कभी नहीं रही, चाहे चरण सिंह की हो, चाहे चंद्रशेखर की हो, चाहे वो देवेगौड़ा की हो या गुजराल की हो। तो इस गठबंधन के साथ दिक्कतें ये आती हैं। मैं जयराम विप्लव बीजेपी के नेता हैं। जयराम, आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो आपके गठबंधन के भीतर अभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुमत में हैं, बेशक हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये सैद्धांतिक रूप से जितना आपके साथ चलते रहे हैं, मैं वाजपेयी सरकार के साथ भी चंद्रबाबू नायडू चले हैं इसलिए कह रहा हूं, उतना वो उधर भी चलते रहे हैं, उधर भी संबंध उसी तरीके से हैं उनके जितने अच्छे इधर हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो आपके साथ चलते रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि जो एनडीए है वो चुनाव पूर्व का गठबंधन है, उसमें ये दोनों दल और बाकी अन्य दल भी शामिल थे। 292 का जो आंकड़ा आज आया है, जो जनादेश मिला है, वो उसी एनडीए के लिए और चुनाव पूर्व का गठबंधन है। तो सभी दलों की और पूरे एनडीए की जिम्मेवारी है और हम लोग उस जनादेश को स्वीकार करके ही सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे और कौन से दल और कितने अन्य निर्दलीय साथी भी उसमें जुड़ेंगे, वो देखने की बात होगी। दूसरी तरफ जो इंडी अलायंस है, वो तो अभी ऐसा आशंका जताना और ऐसी बातें करना, अगर मगर की बातों से राजनीति तो चलती नहीं है। अगर उसी हिसाब से देखें तो एक समय में तो डीएमके भी एनडीए का हिस्सा रही है, ममता दीदी भी एनडीए का हिस्सा रही है, तो कल को वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उसके बारे में इंडी अलायंस वाले क्या कहेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है, स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। सभी ने समर्थन दे दिया, नेता प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया। आगे चलकर जब एनडीए सांसदों की बैठक होगी तो उसमें वो नेता चुन लिए जाएंगे और जल्दी शपथ ग्रहण के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री अभी तो नैया आपकी जो है वो नदी पार होती हुई सी दिख रही, इसमें कोई दो राय नहीं। उदय माहुरकर साहब, चूंकि आप
मोदी के पूरे अप्रोच, टेम्परामेंट को और जो उनका गवर्नेंस मॉडल है उसको जानते हैं और लगभग 4 दशकों से आप उनके बहुत करीब रहे हैं। पहली बार ऐसा है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो तो या प्रधानमंत्री रहे तो, जब वो गठबंधन के आंकड़े के साथ बहुमत अपने साथ जोड़ करके सरकार चलाएंगे। अभी तक तो बहुमत में बीजेपी रही है, एनडीए की सरकार रही जरूर है लेकिन बहुमत बीजेपी के पास रहा है, इसलिए उनका अपना एक छत्र राज रहा है। अब उनको समझौते के साथ चलना पड़ेगा, जो साथी दल हैं उनकी पूछ परख करनी पड़ेगी। यह टेम्परामेंट नरेंद्र मोदी के भीतर आप पाते हैं कि वो इस तरह की सरकार भी चला पाएंगे। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी में जो एक क्वालिटी मैंने देखी वो है उनका लचीलापन, परिस्थिति के अनुकूल। मतलब मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की, वो 5 साल पूरे करेगी और अच्छी तरह करेगी। कारण कि उनमें जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की, ये क्वालिटी बहुत कम लोग जानते हैं, जो उनको एकदम करीब से जानते हैं, जो जिन्होंने उनको देखा हुआ है दशकों से काम करते हुए। जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 2004 का एग्जांपल है। गुजरात के जो किसान थे वो आंदोलन चला रहे थे सरकार के सामने। ये जो पानी की जो मोटरें होती हैं पानी खींचने के लिए, उनके उसका जो दर है उसको कम करवाने के लिए कि कम करो तो हम ज़्यादा पानी सिंचाई का ले सके। तो परिस्थिति खराब थी क्योंकि गुजरात के अंदर जो पानी का स्तर है वो नीचे चले गया था। अगर वो और अलाउ करते तो परिस्थिति प्रकृति के हिसाब से और भी खराब हो जाती। तो उनको नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आपका प्रॉब्लम पानी है, आपका प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं आपको पानी, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको पानी दूंगा डायरेक्ट, आप 1 साल के लिए रुक जाइए। ये कह के उन्होंने कंट्रोल किया। उसमें भारतीय किसान संघ भी था, आरएसएस वाला। उन्होंने एक अनलाइंड कैनाल, कच्ची कैनाल बनवाई 278 किलोमीटर की, जो नर्मदा डैम और कडाना डैम, ऐसे 2 बड़े डैम है गुजरात में, उनका जो एक्सेस पानी और बरसात का पानी उसमें बहेगा, उनका जो विचार था बहेगा, और जो पानी का स्तर है वो दोनों साइड पे ऊपर आएगा। तो 1 साल की जगह 2 साल लगे उसको, 2 साल में बनाई उन्हें वो कैनाल। और बाद में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया क्योंकि दोनों साइड पे, कैनाल के दोनों साइड पे 5-5 किलोमीटर तक पानी का स्तर ऊपर चले गया और लोगों को पानी मिलने लगा। तो ये एक मैं दाखला बता रहा हूँ कि वो उनमें खराब परिस्थिति के अंदर कैसे टैकल करना, नेगोशिएट करना, ये भी बहुत बड़ी उनकी। अच्छा, दूसरा, जब वो बीजेपी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी थे 1990 के दशक में दिल्ली के अंदर, तभी उन्होंने जैसे बंसीलाल एक कोalition, बंसीलाल और बीजेपी कोalition गवर्नमेंट चला रहे थे हरियाणा चलाने में, का उसमें भी हुनर बड़ा उनके अच्छा काम पास उन्होंने है। किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का एक ऐसा कौशल जिसकी आजमाइश अब होगी, आज तक नहीं हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री आजमाइश हो या नेशनल लेवल पे अब प्रधानमंत्री होगी। नीचे के लेवल पे परिस्थिति देखिए, 2005 के बाद में राणा यशवंत जी 2005 के बाद में जो प्रेशर कांग्रेस ने उन पर माउंट किया, अलग अलग केस ठोक दिए उनके ऊपर, और जिस तरीके से उस ऐसी खराब परिस्थिति, वो नंबर्स का गेम नहीं था, नंबर्स का चैलेंज नहीं था, लेकिन गवर्नेंस का चैलेंज था क्योंकि उनको तो जेल में डालने की बात चल रही थी। हाँ, लेकिन दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। उस टाइम पे उन्होंने सरकार चलाई 4-5 साल तक, बड़ा अच्छी तरह चलाई। अनुज अत्रे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले जो बैठक आप एनडीए इंडिया गठबंधन की चल रही है, इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी एक तरफ जो है वो स्टालिन को बिठा लिया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को बिठा लिया, यह बताने के लिए कि अगर आपके पास संख्या है तो आपका कद बढ़ जाता है, अहमियत बढ़ जाती है। क्या इस तरह का मैसेज दिया गया है? देखिए, मैं इन बातों पे कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे अलायंस में जब भी अलायंस दलों की जब बैठक होती है तो निश्चित तौर पे जिनका जिस हिसाब से भागीदारी होती है, संख्या होती है, जो उस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बैठाया जाता है। वो सीएम है, एक सीएम है, एक फॉर्मर सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उसी हिसाब से उनको बैठाया गया है। लेकिन आज जो बात हो रही है, जो आज देश की वर्तमान स्थिति की जो बात हो रही है, जो सरकार के फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया गठबंधन की इस जीत ने ये घमंडियों का जो अहंकार तोड़ा है। आज उस बात का द्योतक है कि आज भी देश की जनता लोकतंत्र के हिसाब से उसी दल पर विश्वास करती है और उन्हीं के ऊपर अपना जो है मत अपना प्रयोग करेगी कि जो देश की बात करेंगे।
कांग्रेस ने जिस तरह से बात की, जनता की बातें उठाई और इन घमंडियों की जो बात को जिस तरह से देश की जनता ने नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत नहीं कह सकती है। ये इस तरह का एक जनादेश इस देश की जनता ने दिया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की खुशी मना एक सकती सवाल है। है, ठीक है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आपने किया है, जनादेश जो है वो आपकी लड़ाई का प्रसाद है, पुरस्कार है, ये माना भी जा सकता है, लेकिन क्या बहुमत से अभी भी आप बहुत दूर हैं, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं कि अभी किसी प्रकार का इस तरह का कोई हमारा अलायंस का कोई भी दल का नेता चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमें जो मैंडेट दिया है जनता ने, जो जिस तरह से अपना समर्थन दिया है, उसका सम्मान करते हुए जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको निभाएंगे। लेकिन बात तो उनसे पूछनी चाहिए जो कहते थे कि अब की बार 400 पार, और अब बैसाखियों के सरकारें मजबूर सरकार बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आखिर कैसे मजबूर सरकार इस देश पे चलेगी, और किस तरह से जो लोग 10 साल तक, ये वही लोग हैं जो 10 साल तक देश की जनता और नेताओं को आंखें दिखाते थे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे 10 सेकंड दीजिए, अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। हाँ, ये वही लोग हैं कि इनसे आज सवाल पूछा जाना चाहिए कि 10 साल तक इस देश के विपक्ष के नेताओं पे और पूंजीपतियों पे जो आंखें दिखाया करते थे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से, अब आज किस हालात में वो सरकार चलाएंगे। आज हालात ये हो गई है कि वही लोग तमाम विपक्ष के नेताओं और तमाम अलायंस के नेताओं के दर दर जाके कटोरा लेकर के उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं जयराम है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं जयराम के पास आता हूं आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। जयराम, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अनुज ने क्या कहा है, लेकिन कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये जो प्रस्ताव आज एनडीए के तमाम दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनको अपना नेता चुना गया, ये आपके सामने है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा क्यों कहा गया है ये। भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। ये एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के चुनाव की चिट्ठी है, और जो भी संसदीय दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत जिस संसदीय दल के पास होता है उसके नेता के लिहाज से मैं कह रहा हूं। अब जो सरकार बनने की प्रक्रिया हुई, मैंने पहले भी कहा कि 3 नेताओं को बीजेपी ने इस काम के लिए लगा रखा है। जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों नेताओं की बातचीत जो गठबंधन के साथी दल हैं उनसे चल रही है। किसको क्या क्या दिया जाए, किसकी क्या क्या मांग है, सूत्रों के हवाले से है। ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। अंदर खाने की जो खबर है, इसमें टीडीपी जिसके पास 16 सांसद हैं, 6 मंत्रालय मांग रही है, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, 12 सांसदों के साथ 3 मंत्रालय उनको चाहिए। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान 5 सांसद हैं, 2 मंत्रालय। हम जीतन राम मांझी की पार्टी है, खुद वो अकेले सांसद हैं, 1 मंत्रालय की मांग उनकी भी है। शिवसेना शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी 7 सांसदों के साथ है, 2 मंत्रालय की मांग कर रही है। और आरएलडी जयंत चौधरी 2 सांसद जीत करके आए हैं और उनको 1 मंत्रालय चाहिए। ये अंदर खाने की खबर है, और इसी के आधार पर बाकी भी साथी दलों की मांग अपनी होती होगी सरकार बनाने के लिए। तो सरकार की रूपरेखा क्या होगी, किसको कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी किसकी कैसी होगी, इस पर चर्चा चल रही है। और यह सरकार 8 जून को शाम को शपथ ले सकती है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान में लगातार तीसरी बार एक सरकार बनेगी। और जो 6 दशक के बाद इस बात का जिक्र हो रहा है कि 6 दशक के बाद ऐसा मौका आया है। प्रधानमंत्री नेहरू जब थे तो 52 का चुनाव जीते वो, 57 का चुनाव, और उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस ने 62 का चुनाव भी जीता था। उसके बाद से कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने लगातार 3 दफा चुनाव जीत करके अपनी पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाबी हासिल नहीं की। अब मैं
सोच रहा हूं कि अनुज के सवाल का जवाब तो दे ही दीजिए। जी, मैं उनके सवाल का भी जवाब दे दूं। और सर, आपने जो एक विषय पूछा था गठबंधन की सरकार को लेकर, तो मैं बताऊं कि पिछले 10 वर्षों में हमने अनेक अवसरों पर महत्वपूर्ण बिल पेश करते हुए मोदी जी को मैंने देखा कि नीतीश जी का भी समर्थन लिया, टीडीपी का भी कई बार समर्थन मिला, जगन रेड्डी साहब का समर्थन मिला, नवीन पटनायक साहब का समर्थन मिला। तो लोगों के साथ सहमति बनाने में और देश हित के मुद्दों पर साथ जुटाने में मोदी जी काफी माहिर हैं और वो जानते हैं कि गठबंधन की सरकार भी कैसे चलाई जाती है। अब अनुज जी देखिए, अनुज जी बार बार कह रहे हैं सवाल पूछना चाहिए। 240 सीटों का जनादेश जनता ने अकेले भाजपा को दिया, एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें दी, उसके बावजूद सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन इनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आखिर जनता ने इन्हें सरकार चलाने के लायक क्यों नहीं समझा। इनको इन्होंने सारे मुद्दे गिना दिए, फिर भी आपको सरकार चलाने का अवसर जनता ने नहीं दिया, क्योंकि 60-70 वर्षों तक आपके शासन को इस देश की जनता ने देखा है। लूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और केवल अपनी चिंता करना इनके गठबंधन की पहचान है। जयराम, एक बात तो है कि इस बार कांग्रेस ने इस देश में अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है उनके साथ उन्होंने बहुत अपना गंवा करके और उनका साथ लिया है, उसका फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में खास करके, और तमिलनाडु की बात में कहूँ, तमिलनाडु में उनका फायदा, और महाराष्ट्र में तो है ही। तो कुछ राज्यों में उन्होंने अपने साथी दलों की सारी मांगें मान ली, बस इस बात की गुंजाइश रहने दी कि आप हमारे साथ चुनाव लड़ जाइए, और एक अच्छी स्थिति कांग्रेस ने बनाई है। लेकिन मैं उदय जी के पास आऊँ, इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि बीजेपी अपने बूते, यानी कि इस बार जो नंबर मिले हैं वो बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन यह बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ये प्री पोल अलायंस था, और प्री पोल अलायंस के चलते ही जो बहुमत मिला है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला है। लिहाजा इस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाया है। उदय जी, देखिए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने ये छोटी बात नहीं है। अगर आप विश्व ग्लोबल मैप पे भी अगर नज़र डालेंगे तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तीसरी टर्म, बड़ी जो डेमोक्रेसी है उनकी अगर हम बात करें तो। दूसरा कि बीजेपी के गेन्स काफ़ी हुए हैं। आप देखिए, तेलंगाना में, उड़ीसा में, केरला में खाता खोला है पहली बार। लेकिन उसके साथ ये बात कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसी कुछ चीज़ थी जो बीजेपी के विरुद्ध गई, और दो मुख्य कारण मैं ये गिनूंगा, एक विश्लेषक के रूप में और ऐसे विश्लेषक की जो कभी सत्य से दूर नहीं रहते। मैं ये कहूँगा कि जो एजेंसियों का उपयोग, जो ओवर उपयोग हुआ, ओवर यूज ऑफ एजेंसीज, मतलब सीबीआई, ईडी की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा मैसेज नहीं किया। ये अगेंस्ट द अपोजिशन ओनली, एक। और दूसरा जो वॉशिंग मशीन वाला जो प्रचार था कांग्रेस का कि एक भ्रष्टाचारी नेता है वो बीजेपी में आ गया तो साफ हो गया, उसके केस भी बंद हो गए। इन दो चीज़ों की काफ़ी विपरीत असर वोटरों पे पड़ी, कम से कम यूपी और महाराष्ट्र में। यूपी में और भी कारण थे, यूपी के अंदर। महाराष्ट्र में ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार को साथ में लिया इन्होंने, उसका उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया बड़ा, क्योंकि सिंपैथी जो थी ना, पहले सिंपैथी फडणवीस के साथ में थी, क्योंकि अलायंस तोड़ा था उद्धव ठाकरे ने। लेकिन बाद में शिवसेना को तोड़ना एक, और तीसरा फिर शरद एनसीपी को तोड़ना, तो सिंपैथी वेव पूरी ट्रांसफर हो गई पवार के साइड पे और उद्धव ठाकरे के लिए। एक ये हुआ। और यूपी के अंदर मेरे ख्याल से कि इंटरनल सबोटेज भी हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसका मेरे ख्याल छानबीन करनी पड़ेगी, क्या कारण है कि इतनी सीटें कम हुई। लेकिन दो ये मुख्य कारण है कि जो आइडियोलॉजिकल प्लैंक की बीजेपी की, आइडियोलॉजिकल प्लैंक, उसमें डेंट पड़ा। ये दो चीज़ें जो बताई वो मुख्य कारण है डेंट पड़ने का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई ये कहता है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के विरुद्ध है, तो बिल्कुल गलत बात है। टॉप लेवल की गवर्नेंस रही, और मैं तो ये कम नसीब गिनता हूँ देश को कि 370 हटाने के बाद, ये उदय जी 370 हटाने के बाद में भी बीजेपी को फुल 272 सीट्स न मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के नेतृत्व देश की सोचना जनता पे चाहिए। सवाल माहौरकर कह है, रहे ये हैं, देश की जनता पे सवाल है। उदय माहौरकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से एजेंसीज का
ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और अपोजिशन के खिलाफ हुआ, और जिन लोगों को दूसरे दलों से अपने पास बीजेपी ने बुलाया या शामिल किया जो टेंटेड थे और उनको लेकर के सारी फाइलें बंद होने लगी, तो एक सिग्नल गया कि ये ठीक नहीं है कि कोई करप्ट आदमी उधर से इधर आ जाए तो वो राहत पाले, और सामने जो अपोजिशन में करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप अभियान चलाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उदय माहूरकर का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में अंदर खाने भी कुछ चीज़ें चलती रहीं, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहना है कि संघ ने भी अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचा था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो बैठक की हैं। हिंदुस्तान में एक नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने जा रही है। अनुज, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी के नेताओं ने इस बात के संकेत दिए कि हम कुछ और भी दलों से बात करेंगे या कुछ और भी नेता आएंगे जो अभी हमारे गठबंधन में नहीं हैं, फिर हम बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है, तो आज बैठक के बाद आपको तय करना चाहिए था कि आपको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है या फिर आप सरकार बनाने की कवायद में लगेंगे? देखिए, कांग्रेस कभी भी जब जहां गठबंधन की बात होती है, चाहे हम बड़े भाई की भूमिका में रहे हों, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकार में की तरह अपना निर्णय नहीं लिया है। हम सब अपने घटक दलों के साथ बैठते हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप बैठती है और जो सबकी राय और निर्णय होता है उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। ये इतिहास गवाह है और आज की मीटिंग में भी यही तय हुआ है कि जो सब हमारे साथी लोग ने, जो सहयोगी दलों ने जो भी निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे अब ये गठबंधन का दौर है। और जैसा कि नीतीश कुमार जी ने अपना नतीजे आते ही अपना वहाँ पर बहुत बड़े बोर्ड लगा दिए थे कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इसका अर्थ निकाल लेना, आप लोग हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, आप पत्रकार हैं और देश की जनता, यानी कि नीतीश कुमार की जो बार बार पाला बदल लेने की कमजोरी है उसको आप अपनी ताकत मान रहे हैं या उम्मीद मान रहे हैं? देखिए, हमारी ताकत तो देश की जनता है और उस देश की उन्होंने जनता ने- समर्थन पत्र लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने को दिया है। ठीक है, दे दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, सरकार का वो गठन भी कर लेंगे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको और हम चाहते फिर हैं लेकिन कि आपकी पार्टी क्यों नहीं कहती है कि हमारे गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, अभी भूमिका तय होने दीजिए, तो निश्चित तौर पे जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से ही देश की जनता को निर्णय सुना दिया जाएगा, क्योंकि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी सब चीज़ों के सारे विकल्प देखे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस देश की जनता ने क्या चाहा है और अन्य राजनीतिक दल क्या चाह रहे हैं, कौन किस दबाव में कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो अभी 371 करोड़ के घोटाले में जेल में होकर के आए हैं, इन्हीं की सरकार के शासन में जेल में रह करके आए हैं। 1.5 साल तक वो इनके दरवाजे खटखटाते रहे थे, गठबंधन के लिए उनको घास नहीं डाली जा रही थी, और अचानक अब कल निर्णय आने के बाद किस तरह से चंद्रबाबू नायडू का रोल इनके एनडीए में अहम हो गया है, लेकिन वो क्या वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये भी चीजें देखने वाली बात है कि जिस तरह से दबाव की राजनीति में उनके ऊपर दबाव डाल करके जो ये अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाया गया इन 10 सालों में तमाम नेताओं को, और उनको चंद्रबाबू नायडू जी को भी दिखाया गया है। जयराम, देखिए, अर्ध सत्य में तो तथ्यों के ऊपर बात होती है और ये सत्य तो नायडू साहब ने भी आज बाइट में कहा है कि अगर हमारा गठबंधन नहीं था तो हम तो विधानसभा का चुनाव भी साथ में लड़े और वहां सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले तो किसने क्या खोया पाया में आप देखिए कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी, अरुणाचल में भाजपा की सरकार बनी, तो कई सारी उपलब्धियां हैं। पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमको जो जनादेश मिला वो स्वीकार है। रोकना चाहता हूं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc
thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption, and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment, and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. And just I want to tell this. Thank you very much. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, तमाम नेताओं ने माना है कि यह जनादेश तो गठबंधन को मिला है, वो संविधान को ख़त्म करने और लोकतंत्र को ख़त्म करने की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कोशिशें रही हैं उसके विरुद्ध में मिला है, बेरोजगारी के खिलाफ मिला है, और देश में जो लोगों की इच्छाएं हैं इस गठबंधन को लेकर के उसको पूरा करने के लिए हम सही समय आने पर फैसला लेंगे। यानी कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में इंडिया अलायंस है, और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, बन जाती है, कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, इस पर नज़र रहेगी। और कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि हमारी भी सरकार बन सकती है, हम भी नंबर गेम में आ सकते हैं, यह साफ होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दो बड़े नेता हैं, इन फैक्टर नायडू और नीतीश, इन दोनों का मन क्या है बाद में, क्योंकि अभी सरकार का समर्थन उनके पास है और यह गठबंधन चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, कहीं से भी नंबर गेम में बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा वेट एंड वॉच का फैसला इंडिया अलायंस ने किया है। यही एक लाइन की खबर अभी की है। कुछ कहेंगे इस पर? क्या पूछिए? मैं ये चाहता हूं कि ये जो अभी फैसला इंडिया अलायंस का हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कुछ सिग्नल नहीं मिला है? तो उनके तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो स्पष्ट है ना बिल्कुल एकदम। और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, वो मैं मानता हूं कि मेरा जो अनुमान है और जो अनुभव है मेरा पॉलिटिक्स कवर करने का, वो कहता है कि वो साथ में रहेंगे। और तो समय बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी में वो लचीलापन है जो काफी नेताओं में नहीं है। ये इस बात का जिक्र उदय जी कर रहे हैं, और उदय जी का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उदय माहुरकर नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहे हैं और पत्रकार के रूप में नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको ठीक से समझते हैं। और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के पूरे करियर में जो पॉलिटिकल करियर रहा सत्ता वाला, पहली बार है जब साथी दलों को मिला करके उनकी मंजूरी लेकर के, उनकी सहमति लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा आपकी अपनी पार्टी के पास नहीं है, आपकी अगुवाई में जो गठबंधन लड़ा है उसके पास है। जी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लें अपन, ये एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी शायद एक बार उनको प्रयत्न करेंगे समझाने का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो एक सेक्युलर पूरा विचार है, वो हिंदुत्ववादी विचार नहीं है। लेकिन नहीं मानते हैं तो उसको वो खटने बस्ते में डाल देंगे। ये हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, यही समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये बदलाव लाना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमने अभी सोच ली हैं वो कर गुजरना है, अब आपको बाकी लोगों की राय भी लेनी पड़ेगी। सरकार साझे की अब चलने लगी है, साझे की पहले भी थी लेकिन बहुमत आपके पास था। नरेंद्र मोदी वैसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार, यानी कि उनकी अगुवाई में जो चुनाव लड़े गए इस देश में,
जनादेश मिला कि हाँ, आपकी अगुवाई में सरकार भी चलनी चाहिए। और 6 दशकों के बाद ये पहली बार हुआ है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी लीडरशिप में 3 चुनाव हुए, 52 का चुनाव, 57 का चुनाव और 62 का चुनाव। और ये सभी चुनाव कांग्रेस ने जीते। कैसे जीते, आंकड़ा क्या रहा है। और अब 2014, 19 और 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने, बीजेपी ने जीते। वो कैसे, आंकड़ों की शक्ल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आंकड़ा कहता है कि जो पहला चुनाव इस देश में हुआ 1952 का, 1952 के चुनाव में 364 सीटें कांग्रेस को मिली। उस वक्त लोकसभा की कुल सीटें 499 हुआ करती थी। कांग्रेस का वोट शेयर तब 45% रहा। जब देश में दूसरी बार 1957 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनी, 371 सीटें मिली। अब ग्राफिक्स आपके सामने है। और 48% वोट आया। ये समूचे हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में 1984 को छोड़ करके सबसे अधिक वोट शेयर की सरकार थी 1957 की। और 1962 में 361 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 45% वोट शेयर रहा था। तो यह नेहरू की अगुवाई में लगातार 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसके बाद से इस देश में 1962 से लेकर के 1914 तक 13 प्रधानमंत्री हुए, 13। लेकिन कोई भी लगातार 3 बार सत्ता में चुन करके नहीं लौट सका। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे से प्रधानमंत्री हैं जिनकी अगुवाई में देश ने तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है। जो ग्राफिक्स नरेंद्र मोदी के तीनों चुनावों का है, तीनों सरकारों का है, वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 3 टर्म, वो ये तो आज की बैठक का है कि एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए और बैठक एनडीए की हुई। और मैंने बताया आपको कितने नेता उस बैठक में शामिल रहे, एनडीए के लगभग सारे नेता। ये 2014 में पहला चुनाव जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर रखा देश के सामने। 31% वोट शेयर था, 282 सीटें बीजेपी को मिली थी। दूसरा चुनाव 2019 में हुआ जिसमें 37% वोट शेयर में 6% का उछाल था, 6% से भी ज़्यादा का। और 303 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी, जबकि चुनाव एनडीए ने लड़ा था। ये दोनों ऐसी स्थितियां थीं जिसमें बीजेपी अपने बूते ही बहुमत के आंकड़े के पार थी। ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए चुनाव लड़ा है उसमें बीजेपी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। वो 292 पर है, लेकिन एनडीए के साथ है जिसके नेता नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में रहे हैं, जैसे बाकी 2 बार के चुनाव में। और इस बार जो वोट परसेंट है वो 36.8%। आप देखें तो बीजेपी ने वोट परसेंटेज में बहुत फर्क नहीं रखा है, लगभग 0.6% का वोट परसेंट फर्क है। तो अपने वोट को इंटैक्ट बीजेपी ने रखा है, मगर सीटें उसकी 303 से 240 आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए कहा था कि पंडित नेहरू के बाद, हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि 6 दशक के बाद यह पहली बार है जब एक आदमी की अगुवाई में सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। यही नरेंद्र मोदी की खूबी है, यही ताकत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 दफा मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार कांग्रेस की रही और उस सरकार ने 2004 और 2009 2 दफा सरकारें चलाई, 4 से 9 और 9 से 14 की। लेकिन 14 में जब तीसरी बार कांग्रेस आई जनादेश के लिए तो 2009 में कांग्रेस की सीटों की संख्या 206 थी और वो सीधे धड़ाम होकर के 44 पे आ गई।
यह नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सका। कांग्रेस की अगुवाई में जिन दलों ने 2009 का चुनाव लड़ा, कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें थीं और वो अपनी हैसियत वहाँ भी नहीं पा रही थी कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी कि अगर संसद में, लोकसभा में कुल सदस्य जितने होते हैं उनका 10% सीटें अगर आपके पास हैं तो आपका अपना नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन 10% के लिए 54 सीटें, 55 सीटें चाहिए। कांग्रेस के पास उतनी नहीं थी, तो 2 दफ़ा सत्ता में रहने के बाद लगातार तीसरी दफ़ा कांग्रेस 44 पर खिसक करके चली गई थी। नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा रहने के बाद भी अपने बूते, बीजेपी के बूते 240 पर हैं और एनडीए उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा है, प्री पोल अलायंस, वो आज भी 292 पर है, यानी कि बहुमत से 20 का आंकड़ा वो आगे है, 20 की संख्या आगे है। ये अनुज, एक कामयाबी तो नरेंद्र मोदी की है ना, उनकी सरकार को जनादेश तो ऐसा है कि सरकार बनाइए आप। हाँ, निश्चित तौर पे, स्वाभाविक तौर पे सरकार का उन्होंने क्लेम किया है और दिख रहा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, क्योंकि अब जिस बैसाखियों को वो बार बार कांग्रेस, हमारे सहयोगी दलों को बैसाखी का शब्द बोला करते थे और सीना तान के बोलते थे कि एक अकेला सब पर भारी, अब वही सब पर भारी और वही बैसाखियों के सहारे अब उनको सरकार चलानी है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि अपने सहयोगी दलों का अपमान ना करें, उनका सम्मान करना सीखें और जो ये एक मजबूती की बात करते थे वो मजबूरी में काम ना करें। हाँ, इतनी देश की जनता उम्मीद कर रही है और ये स्वाभाविक है कि अब कोई भी तानाशाही तरीके से निर्णय नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जनहित में काम होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई उसमें से कुछ बातें पूरी करने का प्रयास होगा। और सबसे बड़ी बात, जो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा इन 10 वर्षों में इन्होंने दिखाया है, जो अपने रिवेंज टेकिंग एजेंसीज के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को और पूंजीपतियों को ऊपर दबाव डालने का काम किया, आंखें दिखाने का काम किया है, अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, उनका दुरुपयोग रुकेगा। जो आपने कहा था अभी, जो हमारे पत्रकार साहब ने बोला था कि बहुत फ्लेक्सिबल है, निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अब उस तरह की ना दिखे कि एक तरफ आप बोलते हैं कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी अजीत पवार, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी, और दूसरे दिन को आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। तो इस तरह का चेहरा, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखे। उदय जी, एक सवाल तो है काम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार, हालांकि उन्होंने कहा कि अब 2047 जो विकसित भारत का उनका सपना है, संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए अगले 5 साल हैं। इन 5 सालों में हो सकता है कि रिफॉर्म्स के लिहाज से बहुत सारे बदलाव करना चाहें, वो आर्थिक मोर्चे पर बहुत सारा बदलाव करना चाहें, वो जो पहले संभव था, या फिर सीए और एनआरसी जैसे मामले हैं या यूसीसी से मामला है, इन सब को लेकर के अब उनके पास खुला हाथ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, खास करके जो यूसीसी टाइप के मामले हैं उसके अंदर उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, आर्थिक नीतियों का सवाल है, आर्थिक पॉलिसीज़ का सवाल है, एनवायरनमेंट का सवाल है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वो उनको फ्री हैंड होगा मेरे हिसाब से। यही जो ईसीसी या ऐसे 2-4 जो मुद्दे उनको लेके उनको उन पे मतलब एक प्रेशर होगा कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन यह भी तो संभव नहीं होगा ना कि आप नोटबंदी या जीएसटी जैसे फैसले कर पाएं आसानी से, जैसा आपने पहले कर लिया था। तो इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जो आपको लगते हैं वो अपनी तरफ से अकेले कर पाएं और पॉलिसी मेकिंग के बाहर के फैसले सभी कर पाएंगे वो। मैं मानता हूं कि अपने उनके जो सहयोगी दल है और नेता है उनको समझा पाएंगे वो। जरा देखिए, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान, ऐसे जितने हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। सबका लक्ष्य यही होगा कि कैसे भारत एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। तो वो चीज़ें तो मिल करके होंगी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि जब ये एग्जिट पोल आए तो बाजार ने, शेयर बाजार ने एक लंबी छलांग लगाई थी। रिजल्ट आए तो उसमें गिरावट दर्ज हुई। लेकिन आज जब सरकार बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है और लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वापस उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यानी हर जगह भरोसे का नाम नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैं, जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। आज ये अनुज जी को मैं बस इतना कहना चाहता हूं और इनसे भी अपेक्षा देश करता है कि अगर आपको एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, हालांकि आप 100 पार नहीं कर पाए, बावजूद इसके अगर 99 के फेर में आप हैं, तब भी आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं।
पिछले 2 कार्यकाल में जो आपने संसद में तस्वीर दिखाई, उसके बजाय आप लेकिन राष्ट्र हित एक के बात मुद्दों पर सही है साथ कि दें। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल रहे हैं जहां विपक्ष बहुत कमजोर रहा है, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और सेहतमंद लोकतंत्र के लिए यह भी बहुत ज़रूरी होता है। नरेंद्र मोदी जिनको एनडीए का नेता चुना गया है, उनकी अगुवाई में अगली सरकार देश में बनने जा रही है। पंडित नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 8 जून को शाम को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेंगे। अरसत में आज इतना ही। मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे अब दीजिए विदा। नमस्कार।